बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही उसके गठन के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, किंतु विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है। उसमें पहली शक्ति में व्यवस्थापन संबंधी शक्ति है। संसद को संघीय सूची तथा संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उस सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी भी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। वित्तीय शक्तियों में संविधान के द्वारा संसद को संघीय वित्त पर नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, अनुदानों की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जा सकता है, न ही कर एकत्रित किया जा सकता है। संसदीय प्राक्कलन और लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। कार्यपालिका शक्तियों में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जिस समय तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उससे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना करते हैं। राज्य से संबंध शक्तियाँ में संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियों में वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने, उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का भी कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियाँ चलानी पड़ती हैं। अब हम इसके गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा की रचना में हम देखते हैं कि राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। इसमें भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता तक के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव एकल संक्रमण मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा
किया जाता है। योग्यता और कार्यकाल में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर न हो, साथ ही विकृत मस्तिष्क का न हो, ऐसी अन्य योग्यता भी रखता हो जो संसद के किसी कानून के द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के जो मंत्री के पद लाभ के पद नहीं माने गए हैं। पदाधिकारी में संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। साथ ही राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है तो ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली है विधायी शक्ति। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा को भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि में दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। वित्तीय शक्तियों में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने व न माने। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भारत में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। अन्य शक्तियों में हम राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका उपयोग अकेले राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है। राज्यसभा को राज्य का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन नहीं कर सकती। इस प्रकार
राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन परंतु द्वितीय महत्व का सदन है। शक्तियों की दृष्टि से उसकी स्थिति ब्रिटिश लोकसभा तथा ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट के बीच की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।